बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एक तरफ बिहार में गठबंधन की ओर से ये कोशिश हो रही है कि उनके अंदर जो भी पार्टियां उनके बीच किसी भी तरह के मतभेद ना हो, सभी पार्टियां एकता के सूत्र में बंधकर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए से मुकाबला करें। लेकिन एनडीए के अंदर एक अलग तरह की राजनीति चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को पूरी तरीके से हाशिए पर रखने के प्लान पर अमल जारी है। ये मैं हवाई विश्लेषण के तहत नहीं कह रहा। ये मोदी के खास और एनडीए गठबंधन में अपनी पार्टी एलजेपी रामविलास पासवान के चीफ चिराग पासवान कर रहे हैं। चिराग ने इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधा संदेश भेज दिया। संदेश यही कि मोदी शाह की ओर से उनकी राजनीति को पूरी तरीके से निपटाने का प्लान शुरू हो गया। रणनीति बनाई जा चुकी है। वक्त रहते अगर नीतीश कुमार अलर्ट मोड पर नहीं आए तो फिर इस बार उनके पास कोई मौका नहीं रहेगा। सीएम पद भी आज से जाएगा। बेटे निशांत कुमार की राजनीति को भी ट्रैक नहीं दे पाएंगे और यहां तक कि जेडीयू पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। ये चिराग पासवान के एक्शन से मिले संकेत से जाहिर होता है। दोस्तों, चिराग पासवान को लेकर के बिहार के सियासी गलियारे में कई तरह के सवाल तैर रहे हैं। सवाल नंबर 1, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर क्या फिर पीएम मोदी के हनुमान का साया पड़ेगा? सवाल नंबर 2, इस चुनाव में पीएम मोदी के हनुमान की भूमिका कुछ अलग हटकर होने जा रही है। अब सवाल है, आखिर बिहार की राजनीति में इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं? अगर उठ रहे हैं तो इसके आधार क्या है? अगर उंगली फिर भी बीजेपी की तरफ उठ रही है तो इसकी वजह क्या है? राजनीतिक गलियारों में मोदी के हनुमान की भूमिका को लेकर के अगर कोई बात उठ रही है तो इसके पीछे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल के बयान। दोस्तों, पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल से इस संदर्भ में जो भी सवाल पूछे गए उसका जवाब कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर तमाम अटकलों को सपोर्ट करते दिखे। जायसवाल का कहना है कि गठबंधन दल के नेता को और गठबंधन दल को कहां से किसको चुनाव लड़ना है ये उनका अधिकार है, इसलिए उनमें कहीं संशय ही नहीं होना चाहिए। किसी दल के बारे में कोई चर्चा करने की आवश्यकता है। सभी दल को अपना अपना अधिकार है कि वो अपनी सीट का उपाय जिस तरीके से भी करना चाहते हैं करें। उनसे जब पूछा गया कि एलजेपी आर के रणनीतिकार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को उनकी पार्टी विधानसभा का चुनाव वो भी अनारक्षित सीट से लड़ाना चाहती है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल कहते हैं पार्टी के सदस्य अपने मुखिया की सफलताओं में अपनी सफलता देखते हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं। एलजेपी रामविलास के पदाधिकारी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जायसवाल ने कहा कि हर दल के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने। अब ऐसे में उनके कार्यकर्ता चिराग पासवान को मुख्यमंत्री प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि किसी भी दल के नेता को अपने तरीके से पार्टी चलाने का अधिकार है। ये बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान है, किसी और के नहीं, बल्कि बीजेपी के कद्दावर नेता ने ये बात खुलकर कही। अब आखिर में नीतीश कुमार के साथ अमित शाह और बीजेपी क्या करने वाली है? दोस्तों, चिराग पासवान का बिहार प्रेम के पीछे कहीं बीजेपी तो नहीं। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी के हनुमान का जब प्रयोग किया जा रहा था तब भी बीजेपी की तरफ से चुप्पी थी। कहा तो यह भी गया कि तब अप्रोक्ष रूप से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार दिए गए। कदवा विधानसभा सीट पर लोजपा ने बिहार से आए डॉक्टर चंद्रभूषण ठाकुर को मैदान में उतारा। बीजेपी के प्रदीप कुमार दास को पूर्णिया जिले के कस्बा से लोजपा के उम्मीदवार बनाए गए। बिहार के सिवान जिले के रघुनाथपुर सीट से बीजेपी से आए मनोज कुमार सिंह को लोजपा ने उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा उषा विद्यार्थी, रामेश्वर चौरसिया समेत कई अन्य उम्मीदवार थे। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि क्या ये महाराष्ट्र फार्मूला दोहराया जा सकता है? अगर थोड़ी देर के लिए माना जाए कि बीजेपी को किन किन स्थितियों से गुजरना होगा। दोस्तों, सहयोगी दल के साथ में बहुमत का गणित कैसे बैठाएंगे? ऐसे में बीजेपी को एलजेपी, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सीटें बढ़ानी होंगी। अब जेडीयू के रणनीतिकार क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अगर बीजेपी और जेडीयू 100 और शेष 43 विधानसभा में हम आरएलडी एलजेपी लड़ती है तो लोजपा का सीएम मुहिम तभी फेल हो जाएगा जब हंग असेंबली हो। फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा, लेकिन नीतीश को तो संकेत मिल गए बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह क्या करने वाले। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल यह है कि एलजेपी आर यानी कि रामविलास पासवान के
लोजपा के मौजूदा वक्त के करता धरता चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है और चिराग पासवान के मन में वो सारी चीजें आई कहां से? क्या दिल्ली से उन्हें फीड किया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की तरफ से उनको कोई नई लाइन, नई राह सुझाई गई है और उसी नई लाइन और नई राह के जरिए वो आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि साहब खुद को हनुमान बताते हैं मोदी का, और हनुमान तो वही करते हैं जो राम चाहते हैं, जो उन्हें ठीक लगे। तो ऐसी स्थिति में एक सेवक के तौर पर खुद को दर्शाने वाले चिराग पासवान क्या मोदी की राजनीतिक सेवक के तौर पर बिहार की राजनीति में बीजेपी की सेवा देने के लिए अपनी रणनीति को अमित शाह, चाणक्य अमित शाह के नजरिए से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का होगा क्या? क्योंकि चिराग पासवान ने जो बातें की हैं उनके हिसाब से लोकसभा में जीती हुई सीटों के आंकड़ों के हिसाब से विधानसभा में सीटें तय होनी चाहिए। तो ऐसे में 100% स्ट्राइक है चिराग पासवान का। 5 सांसद उनके जीते हैं और ऐसे में देखा जाए तो अगर 6 से 7 विधानसभा क्षेत्र एक लोकसभा सांसद में है तो इस हिसाब से 36 से 38 सीटें रामविलास पासवान को जानी चाहिए और इसीलिए इस कैलकुलेशन के साथ में उन्होंने 38, 35 से 40 सीटों की डिमांड की है। तो अगर 35 सीटें, 40 सीटें रामविलास पासवान को ही बीजेपी दे देगी जो पिछली बार एनडीए में नहीं थे, तो फिर सीटें तो घटेंगी बीजेपी और जेडीयू की ही। इसका मतलब यह है कि जेडीयू को ज्यादा से ज्यादा 85 से 90 सीटें ही बीजेपी दे पाएगी। वो जेडीयू जो पिछली बार सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, 115 सीटों पर लड़ी थी, 115 सीटें लड़ करके 43 सीटें जीती थी। इस बार 85 से 90 सीटों में सीट शेयरिंग में जेडीयू सिमटने जा रही है। चिराग पासवान को खुश और चिराग पासवान को आगे की राजनीति में अपने राजनीतिक ट्रैक को मजबूत करने के लिए बीजेपी एक नए तरह का हथकंडा और दांव आजमा रही है। देखना होगा इन तमाम परिस्थितियों में चिराग पासवान जो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलता है, इसका काउंटर पार्ट नीतीश कुमार क्या लेकर के आते हैं और नीतीश, चिराग और बीजेपी के बीच में इधर से उधर उछल रही इस गेंद को लेकर के आखिर गोल तक पहुंचने में कितना समय लगता है, उसके हिसाब से रणनीति इंडिया गठबंधन की कैसी होती है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही, आप सबका बहुत शुक्रिया। बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं जहां इस तरह की घटनाएं ना हो रही हो। हमें पता नहीं कि सरकार कौन से नशे में है, कौन सा नशा करके सरकार जो है सोई हुई है। पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है, क्रिमिनलों का डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस वसूली में लगी हुई है, निर्दोषों को थाने में पीटती है और कोई भी मुख्यमंत्री हो या दो डिप्टी सीएम हो, उनको केवल कुर्सी से मतलब है, ना कि बिहार और बिहारियों से मतलब है। पूरी तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है एक जगह बलात्कार हुआ था और हत्या हुई थी, वो खगड़िया परबत्ता जिला में, वहां भी हम लोग मिलकर के आए थे। पूर्णिया में बलात्कार हुआ, अभी सीतामढ़ी में सुनने आ रहा है कि 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, पूर्णिया में हुआ ही हुआ। और खास तौर पे मुजफ्फरपुर जिला में तो इतना क्राइम बढ़ गया, वो वही जिला है बालिका गृह वाला। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, ये नीति आयोग के बैठक में भी नहीं जाते हैं, केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम में जाते हैं। इनको बिहार और बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई समीक्षा बैठक होती है। इतना अपराध बढ़ गया है लगातार, कहीं भी कोई भी समीक्षा बैठक नहीं हो रही। ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलेगा तो यही रहेगा, रिटायर्ड लोगों को दे दिया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग का, डीजीपी के हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं तो करेगा क्या। तो ये पूरी तरीके से सिस्टम एकदम नकारा हो चुकी है, सीएम एकदम थका हारा हो चुके हैं, बिहार इन लोगों से चल नहीं रहा है। और जो भी अपराधी बिहार में, अगर इन्वेस्टिगेशन अगर आप देखिए तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का परफॉर्मेंस जो है बेहद पुअर है। और अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, अदालत तक जाती है, तो अदालत से भी जो अपराधी हैं बेल लेकर के बाहर आ जाते हैं।
जो पुलिस जो है वो सजा जो है नहीं दिला पा रही। भ्रष्टाचार का अलग केस चल रहा है ईडी और सीबीआई में। कौन कौन अधिकारी है, कौन कौन मंत्री है, लेकिन खबरों में नहीं रहता है। बिहार अलग माहौल पूरी तरीके से बिहार में बना हुआ है, जहां पुलिस का ही एनकाउंटर हो रहा है और अपराधी जो है बेलगाम घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो लोग क्यों बताते हुए मुख्यमंत्री जी चुप्पी समझ गए। एक मिनट, कुछ दिन पहले ही हमको चुनौती दिया जा रहा था कि आइए मैदान में हम से फरिया लीजिए और डिबेट करें। पहले इस पे तो बात करें। केवल एक सवाल का जवाब दें कि उस 11 साल की मासूम बच्ची को बेड क्यों नहीं, इसका केवल जवाब देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को तो अस्पताल में भी जाते हैं, चमकी बुखार भी होता है तो क्रिकेट का स्कोर कितना है वो पूछते हैं। कितने गंभीर है इन लोगों का। अरे भाई, मंत्री जी का पीए जो लोग हैं वो तो बेड बेचवा लोग हैं। आईजीएमएस में जाइए कितना बेड बेच रहा है। हम तो डंके पे कह रहे हैं जो इन लोगों का पीए है। कमिश्नर मंत्री जी को भी, लेकिन तेजस्वी जी सवाल है कि मुख्यमंत्री जी साधे क्यों हुए हैं?